So children, let's continue with the next in sequence. डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। संडे के दिन मोहल्ले में एक आवाज आती है, कबाड़ ले लो। बच्चों ने सर एग्जैक्टली आप सेम आवाज निकाल कैसे लेते हैं? समझ में आ गया? इस इंसान को आप क्या बोलते हैं? स्क्रैप बायर। बड़ा टनाटन धंधा है स्क्रैप बाइंग का, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, सारा का सारा सामान रिसाइकिल में जाए चाहे ना जाए आपसे कोई मतलब नहीं। 12 रुपए किलो के हिसाब से रद्दी आपके घर से खरीदी जाती है और 16 रुपए किलो के हिसाब से बेची जाती है। आपको जो रद्दी 1 किलो नजर आती है वो एक्चुअली होती है 1 किलो 200 ग्राम। तराजू में भी खेल होता है। तो आपने 12 रुपए किलो रद्दी नहीं बेची है, आपने 12 रुपए में 1 किलो 200 ग्राम रद्दी बेची है। तो आपकी रद्दी एक्चुअली बिकी 10 रुपए किलो के हिसाब से। और वो रिसाइकलिंग सेंटर पे जाकर कबाड़ वाले ने कितने में बेची? 16 रुपए में। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। तो इस देश में 60% का प्रॉफिट दो लोग कमाते हैं, एक ये कबाड़ वाले और दूसरे टाटा अंबानी गोदरेज विप्रो एचसीएल। तभी वो लोग अरबपति हैं। समझ में आ गई बात? प्लस 60% पैसा अगर कमा लिया, दिन भर में 10,000 रुपए का कबाड़ इकट्ठा किया और उसको 16,000 में जाके चिपकाया, तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई? 6,000। पूरे 30 दिन का धंधा है, एक महीने की कमाई 1,80,000 और 12 महीने की कमाई 21,60,000। सर ये कबाड़ी की कमाई है, हम भी चालू करेंगे आज से कबाड़ी का। ये सब बेकार है। समझ में आ गया? एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था। एक आदमी कबाड़ बिन रहा होता है, तो एक पढ़ा लिखा एमबीए वाला स्टूडेंट टाई लगा के सर्वे ले रहा होता है। कह रहा तुम्हारी कितनी कमाई है? 5,000। 5,000 महीना? कह रहा नहीं, पर डे। वो भी अपने पापा से कह रहा है मैं भी जा रहा हूँ कबाड़ काम करने। 21,60,000 की कमाई और इस पे इनकम टैक्स भी नहीं देना, क्योंकि पूरा धंधा कैश में होता है। या अगर हुआ भी क्यूआर वगैरह के थ्रू बैंक में ट्रांसफर, तो कौन सरकार इतने लोगों को पकड़ में आ रही है? सरकार कह रही पहले सौरभ सर को पकड़ लें, बच्चों के पापा मम्मी पकड़ लें, वो नोटिफाइड ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस है जॉब कर रहे हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद इन तक पहुंचा जाएगा और हमें और आपके पापा मम्मी से इतना टैक्स सरकार को मिल जाता है कि सरकार को यहां तक मुंह मारने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि भाई ये जो कबाड़ी आपके घर में आता है, ये आपसे बॉटल्स का अलग पैसा लेता है, कांच की बोतल का अलग, टोमेटो केचप वाली, और जो प्लास्टिक की पर्ल पेट की बोतल होती है फ्रिज वाली वो अलग। आपसे जो न्यूज़पेपर कलेक्ट करेगा उसका पैसा अलग होगा, और जो हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड कलेक्ट करेगा उसका पैसा अलग होगा। इज दैट क्लियर? जो आपसे आयरन रॉड लेगा उसका पैसा अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, ब्रास वाली चीजों का पैसा अलग होगा, स्टेनलेस स्टील का पैसा अलग। तो आपसे तो वो एक ही ठेले में ले जाके सारी चीज रख देगा, बट इन फ्यूचर वो आगे जाके शाम को जब बेचेगा बच्चों, विल ही बी सेलिंग ऑल द थिंग्स टू वन पर्सन ओनली? नो। जो उसने बॉटल खरीदी वो बेचेगा जाकर मुन्ना कबाड़ रिसाइकलर को, न्यूज़पेपर चुन्ना कबाड़ रिसाइकलर को, हार्डबोर्ड टुन्ना कबाड़ रिसाइकलर को, आयरन बेचेगा सो कॉल्ड संकट कबाड़ रिसाइकलर को, एल्युमिनियम और ब्रास बेचेगा मंकन कबाड़ रिसाइकलर को, स्टील बेचेगा सुपर कबाड़ रिसाइकलर को। तो उससे सारा सामान जाके अलग अलग सेटल करना पड़ेगा। आर पीपल नॉट गेटिंग इट? तो आपके घर में जब महीने का राशन पानी आता है, एक झोले में सब कुछ आता होगा, कुछ सब्जी भी आ गई, क्या मम्मी सारी चीज अलमारी में रख देती हैं? नो। जो उसमें दाल वगैरह जैसी चीजें हैं वो अलग जगह रखी गई, जो सब्जी और फल है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिए गए, जो मसाले हैं वो अलग से रखे गए। तो व्हाट मम्मी इज डूइंग एक्चुअली? मम्मी इज डूइंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन बॉट। ऐसे ही बच्चों जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। समझ में आ रही है बात सबको? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का एक छोटा सा डेफिनेशन है, जो आप चाहें तो लिख लें, वैसे आपके पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है। रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ सिमिलर डेटा may be facilitated and further analysis is possible। यूनाइटेड नेशंस ने 40 कंट्रीज का करप्शन का डेटा तैयार किया। मान लेते हैं इंडिया की रैंक 39 नहीं है, सेकंड पे आ रही है। इज दैट क्लियर? और चाइना की जो रैंक है वो आ रही है 36 पे।
तो अगर आप एक बिजनेसमैन है कनाडा के और आपको वहां से लात मार के आजकल भगाया जा रहा है ना, सबको आपको ही भगाया जा रहा है, तो आप अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ऐसे देश में आएंगे जो करप्शन में सेकंड रैंक पे है, या ऐसे देश पे आएंगे जो करप्शन पे 36 रैंक पे है? सिंपल एज दैट, जहां करप्शन कम है। अगर ये डेटा आपके पास होता ही ना, क्या आप ये डिसीजन ले पाते हैं? नो। याद करिए मेरे पुराने लेक्चर्स को, मैंने आपको tradingeconomics.com वेबसाइट दिखाई थी। गॉट इट क्लियर? फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से दिखा देता हूं, नॉट टू वरी। याद है वैसे सबको? पक्का ना? चलिए फिर नहीं दिखाते। तो वहां पे मैंने आपको हर कंट्री का जीडीपी दिखाया था, कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अजरबैजान का जीडीपी 12.5% है और यूएसए का 2.9% है, कहां पे बिजनेस करेंगे? सर अजरबैजान। एक मिसाइल आएगी यूक्रेन से, बुद्धि खराब हो जाएगी। कहां जाएंगे? यूएस। 2.9% है, कम है। कभी भी बच्चों डेवलप्ड कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा होगा ही नहीं। कुछ ऐसा है जो बच्चा फेल हो गया 80 नंबर के पेपर में, उसके आए 20 नंबर, और जो क्लास का टॉपर था उसके आए 92। अब ज्यादा तरक्की के चांसेस किसके हैं? अजरबैजान वाले जो फेल हो गए, या यूएसए वाले जो टॉप किए थे? अजरबैजान। क्यों? 20 से 80 60 नंबर बढ़ सकते हैं, ये दलित, सॉरी 20 से 100 80 बढ़ सकता है, ये दलित 8 से ऊपर बढ़ा ना पाएगा। नॉट गेटिंग? नॉट गेटिंग? किचन में 2 घंटे से सब्जी रखी है, वो ज्यादा तेज गर्म होगी या फ्रिज वाली? किचन वाली तेज गर्म होगी, फ्रिज वाली देर में, क्योंकि ठंडी है ना। तो इसलिए आपको कभी भी डेवलप्ड कंट्री का ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उतना डेवलप्ड हो चुके हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें बच्चों तभी आपको समझ में आएंगी जब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया होगा। तो पीपल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन? समझ में आ गया? चलिए झटपट डेफिनेशन लिख लें सब लोग, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन के आगे समझाता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। So let us understand what is the meaning of classification, children. मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में 200 फैमिलीज रहती हैं। आपको पता लगाना है इनकी इनकम क्या है, खर्च कितना करते हैं, हाउ मच एजुकेटेड दे आर, विच रिलीजन डू दे फॉलो, साइज क्या है फैमिली का, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, डाइवर्सी है, लिव इन में रह रहे हैं, बर्गर पिज्जा में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं भगवान जाने। तो ये सारा का सारा जब कंटेंट आपको दे दिया जाए और आप उसको ऐसे तरीके से दिखाएं कि लोग समझ पाए, तो आपने एक डेटा पूरा क्रिएट कर लिया। तो आप डेटा कुछ ऐसा बना रहे हैं, लेटस से आपने कॉलम बनाया इनकम का, एक कॉलम बनाया एजुकेशन, एक कॉलम बनाया रिलीजन का, एक कॉलम बनाया साइज ऑफ फैमिली का। इज दैट क्लियर? और आपने फैमिलीज को ऐसे क्लासिफाई किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। लास्ट हो गया, सॉरी बीच में आ गया 90 to 100, फिर 190 to 200। यहां पे आप उनकी इनकम लिख लेंगे। एजुकेशन में अनएजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, 10वीं पास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। फैमिली साइज किसी में 4 लोग, किसी में 2 लोग, इस तरह से आपने क्लासिफाई कर लिया। तो ये आसान होगा, या एक पैराग्राफ आपको बना के दे दिया जाए, दैट साउंड्स टू बी इजी चिल्ड्रन। क्लासिफिकेशन इज इजी। मैं आपको इसका एक मीनिंग और दिखाना चाहूंगा। आपको नजर आ रहा होगा टेबल 3.1 मेरी स्क्रीन पे, नजर आ रहा है बच्चों एवरीबडी? टेबल 3.1 क्या दिखा रहा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिक्स बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ये क्लासिफाइड तो है बट कायदे से नहीं है। क्लासिफाइड है बट कायदे से नहीं। सर क्यों? 47 आ गया, नजर आ रहा है चलन? 47 के बाद 60, 42। अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लिया जाए तो इसको रेफर करना बहुत इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उस कॉम्पोजिशन को जब आप पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। तो एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज क्लासिफिकेशन? एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन? तो जब आप डेटा को क्लास के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, लाइक आई हैव डन, 0 से 10 परिवारों की जो इनकम है वो यहां पे आ जाएगी, 10 से 20 परिवारों की इनकम यहाँ पे, 20 से 30 की यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस जिसके बेसिस पे आपने डेटा बनाया है।
शादी ब्याह में गए कभी? पंडाल जो होता है वहां पे लिखा होता है ना वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, चाइनीज फूड, फल का स्टॉल, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्यों? ताकि जो गेस्ट आए उनसे कुछ मिस ना हो जाए। लॉजिक वेंट वेल। आपके घर में भी कपड़े जो रखे जाते हैं सर्दी के अलग और गर्मी के अलग, किचन में प्लेट्स एक तरफ, कप एक तरफ, अगर मॉड्यूलर किचन है तो कढ़ाई वगैरह सब एक तरफ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? क्लासिफिकेशन। जहां पे कुकर रखा जाएगा वहीं पर कटोरी रखी जाएगी। हाँ सर, कुकर के अंदर 15 कटोरे रख देते हैं ताकि जगह थोड़ी सी कम लेगा वो। चलिए, अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? तो क्लासिफिकेशन की छोटी सी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली। एक्चुअली का मतलब जब चीजें आपको नजर आए आप उनको अरेंज करिए, और नोशनली का मतलब कल को जब ये डेटा आएगा तो कैसे इसे अरेंज करना है, एस्टिमेटेड। खोपड़े में बात गई। अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबलेंस, मेरे एग्जाम्पल में रिजेंबलेंस क्या था? इनकम लेवल्स, एजुकेशन लेवल, रिच और पुअर, जो भी सॉरी रिलीजन फॉलो करते हैं, एंड साइज ऑफ द फैमिली। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो स्कूल में भी क्लास में आपने देखा होगा, टीचर यूज्ड टू से कि जो लंबे बच्चे हैं वो पीछे बैठे हैं और जो पुदनी से म्यूजियम साइज है वो आगे, जो पैदाइशी अंधे हैं वो आगे बैठे हैं, जो अकल के अंधे हैं वो नहीं बैठे हैं, और जिनको ठीक से दूर से भी नजर आता है वो पीछे बैठ सकते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज बीइंग डन चिल्ड्रन? क्लासिफिकेशन। बोला गया गर्ल्स लेफ्ट में बैठे, बॉयज राइट में, साथ में बैठा दिया गया, पता लगा लड़कियां खिसिया गई और लड़कों की सुताई हो गई। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्लासिफिकेशन। सुनाई पड़ रही बात? तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन को झटपट कॉपी करें बच्चों। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, है तो एक्चुअली, होंगी तो नोशनली, इन ग्रुप्स और क्लासेस टू देयर रिजेंबल्स एंड एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब रिलेशनशिप, and gives expression to the unity of attributes that may exist among a diversity of individuals। इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, मैंने आपको बताया कि मैं डेटा इस तरह से क्लासिफाई कर रहा हूं, फैमिलीज, इनकम, उसके बाद क्या था? एजुकेशन, देन रिलीजन, देन साइज ऑफ फैमिली। 0 to 40, 41 to 80, 81 to 120, 121 to 160, and 161 to 200. How many groups have I created, children? How many groups have I created? 5. 0 से लेकर 40, 40 परिवार मोहल्ले में ऐसे हैं जिनकी इनकम 20,000 रुपए तक पर मंथ है। 40 के बाद 41 से 80 अगले 40 परिवार ऐसे जिनकी इनकम 20,000 से 30,000 तक है। सुनाई पड़ा भाई? 81 से लेकर 120 ये ऐसे परिवार हैं इनकी इनकम 30,000 रुपए से लेकर 40,000 तक। 121 से 160 ऐसे परिवार हैं इनकी इनकम 40,000 से 50,000 तक, और 161 से लेकर 200 तक ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम पर मंथ 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो वो सारे परिवार जिनकी इनकम्स के बारे में आपको डेटा पता लग गया, आपने बच्चों इस कॉलम में उसको लिख दिया। इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर, एक टॉपिक की बात कर रहा है, एंड व्हाट इज दैट? इनकम। इज दैट क्लियर? एजुकेशन, ये पहले 40 परिवार ऐसे थे जो सिर्फ मैट्रिक पास हैं, ये ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये सो कॉल्ड डॉक्टरेट, डीफिल या पीएचडी, और ये पोस्ट डॉक। तो ये वाला कॉलम सबके लिए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन? एजुकेशन। यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट समझ में आ गया? एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक एक तरह पे रिप्रेजेंट होगी। तो आपने अपनी कपड़े की अलमीरा में क्या पहले ट्राउजर रखा, फिर पैजामा रखा, फिर टी शर्ट रखा, फिर नाइट सूट रख दिया? नो, सारे ट्राउजर्स एक तरफ और जमादारों की ड्रेस जीन्स एक तरफ, सारे हेयर बैंड एक तरफ। लड़के कहेंगे ये क्या होता है? ये लड़कियों की ड्रेसिंग है। समझ में आ गया? स्पोर्ट्स शूज की अलमीरा सबकी अलग है, पार्टी शूज की अलग। जो पार्टी क्लोथ्स हैं जो कभी कभी पहनने हैं वो एकदम अलग। नहीं समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही है? टाई का हैंगर एकदम अलग है। नॉट गेटिंग? शॉपिंग मॉल में चले जाइए, 2 व्हीलर्स की पार्किंग एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, 4 व्हीलर्स दूसरे में। सब एक साथ हो तो पता है लोग क्या करेंगे?
आपके पास अगर टोयोटा की हाइलेक्स गाड़ी है जो पीछे से खुली रहती है, कुछ लोग आपकी गाड़ी में अपनी गाड़ी पार्क कर दिए अंदर, तो इसलिए 4 व्हीलर्स अलग रहेंगे और 2 व्हीलर्स अलग रहेंगी। तो व्हाट इज बीइंग डन देयर, यहां पे भी चल रहा है एक तरह का क्लासिफिकेशन। नहीं समझ में आया? एंट्री कुंभ मेले के टाइम पे एक जगह से होती है और एग्जिट एक जगह से। क्यों वन वे ट्रैफिक करते हैं? क्योंकि भीड़ भड़का ज्यादा ना हो जाए। नॉट गेटिंग स्टिल? समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? एग्जिस्ट अमंग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे के सारे लोग डाइवर्सिफाई हैं, सब अलग अलग हैं, बट इस कॉलम के थ्रू इन सारे परिवारों का जिक्र होगा, इन कॉलम्स के थ्रू इन सारे परिवारों का जिक्र होगा, एंड सो ऑन। ये हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। साइज ऑफ फैमिली 0 से लेके 4 लोग, 5 से 8, 8 से 15 डिस्ट्रिक्ट है पूरा, 16 से 18 लोग हैं इनके परिवार में, और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इनके यहाँ 20 से 40 लोग, और इनके यहाँ 40 से 100 लोग। ये ऐसे परिवार हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये डेटा समझना आपके लिए आसान हो गया बच्चों। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई जो परिवार बड़े हैं उनकी कमाई भी ज्यादा, जो परिवार छोटे हैं उनकी कमाई भी कम, तो ज्यादा स्किलफुल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन परिवारों के लिए लाए जाएं? इनके लिए, ताकि इनकी कमाई बढ़े, या इन परिवारों के लिए जो ऑलरेडी 50,000 रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हैं? पहली फैमिलीज, इनकी कमाई कम है। समझ में आया कि नहीं आया? नॉट गॉट? पढ़ाई लिखाई का अगर थोड़ा सा हाइक करना है तो इन परिवारों पे ध्यान दे सरकार, या इन परिवारों पे ध्यान दे चिल्ड्रन? फर्स्ट वाले पे, क्योंकि यहीं पे पढ़े लिखे लोग सबसे कम है। इज दैट क्लियर? परिवार नियोजन की अगर बात करनी है तो किन परिवारों पे ध्यान दिया जाए? नालायकों, पढ़ ले लिखने के बाद भी मशीन लगाए हुए बच्चा पैदा करने की, तो इन परिवारों पे ध्यान देना पड़ेगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए। समझे हाउ डेटा इज बीइंग यूज्ड चिल्ड्रन? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस क्लासिफाइंग एंड एफिनिटीज गिविंग एक्सप्रेशन टू द एंटिटी दैट मे एग्जिस्ट अमंग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो लोग सब अलग अलग थे, बट डेटा में सबके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर ये डेटा नहीं होगा बच्चों, कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, क्या गवर्नमेंट प्लानिंग ठीक से कर पाएगी? नो। सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, रईसों से ज्यादा टैक्स लो, क्यों? 200 परिवारों का उद्धार करना है। अरे नहीं भाई, उद्धार सिर्फ आपको इन परिवारों का करना है, ये लोग तो ठीक ठाक पैसा कमा ही रहे हैं। सिर्फ इनका उद्धार करने के लिए क्या रईसों से बहुत ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है? अगर रईसों से ज्यादा टैक्स लेंगे तो देश छोड़ के कनाडा भाग जाएंगे। बात समझ में आ पा रही है बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? शाश्वत जी समझ गए, रत्ना जी समझ गई, सिमरन जी समझ गई? यस सर। यस सर। चलिए आगे, डेफिनेशन कॉपी चलन। यस सर। सो डेटा डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स क्लासिफाइड एज एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने तो खैर सभी लिख दिया था। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? चलिए एक शीट में और ओपन कर रहा हूं बच्चों। ये शीट आपके पास आ चुकी है, कुछ के पास नहीं आई है, आ जाएगी समय अनुसार। नॉट टू वरी एट ऑल। देखिए बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मिला? मिला? इनहैबिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में 4,000 लोग, अर्बन एरिया में 4,06,700। हैबिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कितना है, अर्बन कितना है, रूरल कितना है, अनइनहैबिटेड कितना है, और टोटल एरिया कितना है? डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कर्मठ और कामचोर लोग गांव में और शहर में। वर्किंग पॉपुलेशन 31 करोड़ लोगों की है रूरल एरिया में, 9 करोड़ लोगों की है अर्बन एरिया में। टोटल कितने लोग हैं? 40। तो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा हुआ, रूरल या अर्बन? रूरल नहीं, रूरल। समझ में आ गया? ज्यादा लोग पैसा अर्बन एरिया में कमाते हैं बच्चों एक्टिविटीज से, या रूरल एरिया में? अर्बन एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में होगा, जो बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं देता। तो ज्यादा लोग अगर अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में है, तो गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स बजट के टैक्स का कलेक्शन, अपना रेवेन्यू कहां लोकेट करेगा बच्चों? रूरल एरिया में। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन काम चोरों की रूरल एरिया में ज्यादा है कि अर्बन एरिया में? रूरल एरिया में। तो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलना है सरकार को, हुनर है तो पैसा है, गवर्नमेंट कहां पे सेटअप करेगी?
रूरल एरिया या अर्बन एरिया? रूरल एरिया में। समझ में आया डेटा काम कैसे करता है बच्चों? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए आते हैं वापस अपने कॉम्पोजिशन की तरफ। What are the objectives of classification? Again children, it's there in your notes जो मैंने आपको प्रिंटेड दिए हैं, तो आप टाइम मत वेस्ट करिए इसको लिखने का। डेटा बहुत बड़े पैराग्राफ से बहुत छोटा हो जाता है। एक पर्टिकुलर डेटा जो है पैराग्राफ में, अगर आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में चिल्ड्रन, तो इट सीम्स टू बी वेरी 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 शॉर्ट। हाउ सर इट सीम टू बी वेरी वेरी शॉर्ट? ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। यूटिलिटी मैंने अभी आपको बता दिया। आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंसेस को बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे, कौन कितना एजुकेटेड है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। यू कैन कंपेयर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम लाइक आई डिड। द अरेंजमेंट इज ऑन सम साइंटिफिक वे, और मेरा साइंटिफिक वे जो है चिल्ड्रन, ये टैब्यूलर है या किसी ग्राफिकल फॉर्म में है? टेबल के फॉर्म में है ना, तो दिस इज साइंटिफिक बेसिकली। एंड देखने में आपको थोड़ा ठीक ठाक लगा इन कंपैरिजन विद अगर ये पैराग्राफ में होता, या बहुत ही गंदा लगा बच्चों आपको? ठीक ठाक लग गया? ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर एक कॉम्पोजिशन और दिखाता हूं, तब आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेट मी गेट इनटू दिस, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। खुल जाओ सिम सिम। कहाँ हो भैया तुम? शायद मिल जाए, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। मिलेगा, मन में है विश्वास। पीपल शुड नॉट गो टू स्लीप। सिस्टर जी गुड मॉर्निंग। मिलो भाई मिलो। लगता है नाराज हो गया आप लोग से, मिल नहीं रहा। रुकिए मैं ढूंढ के लाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। Of the 1125 students studying in a school during the year 2019-20, how many are Hindus? 720। जिसमें से बॉयज कितने हैं बच्चों? 628। बाकी क्या हो गए? गर्ल्स। 440 स्टूडेंट साइंस के हैं। नंबर ऑफ हिंदू बॉयज इज 392, और जो लड़के साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदू नॉन हिंदू कोई भी, वो 205 हैं। हिंदू स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ रहे हैं, दे आर 262। Finally, the number of science students among Hindu boys is 148. Tabulate the above data. Don't worry, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। सर आ गए तो एनसीईआरटी के हिसाब से सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं कोर्स में। व्हाट इट क्लियर? बट मैं आपको इस पे ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि जब बच्चों आप ये चीज सीख जाएंगे, तो कल को आईआईएम का जब कैट का एग्जाम देंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तो वहां टीचर आपको ये चीज पढ़ाएगा। खोपड़े में बात गई? तो आई एम डैम श्योर कि आपके स्कूलों में ऐसा कोई ज्ञान आपको नहीं दिया गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही टेढ़े होते हैं, देखने में बड़े आसान लगते हैं जब आपके सामने सोल्यूशन हो। जब सोल्यूशन ना हो तो आपकी बैंड बच जाती है। तो खैर, एज पर एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट आपको आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह से डिजाइन कर लीजिए, आप कहेंगे हाँ सर हो जाए, कोई बात नहीं है। 10 घंटे भी लगे रहेंगे ना, तब भी डिजाइन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि टैबुलेशन में चाहिए क्या। यहाँ पे हिंदू लिखा है, कुछ कहेंगे बाकी मुस्लिम हो गए। अरे मुस्लिम क्या, सिख और ईसाई भी तो हो सकते हैं। तो बेटर है एक कैटेगरी हिंदू की बनाइए और एक नॉन हिंदू की बना लीजिए। खोपड़े में बात गई? एक बॉयज की बनाई तो दूसरी गर्ल्स की। सर वो थर्ड जेंडर की नहीं बनानी? नहीं नहीं नहीं, अभी इतना नहीं सोचना आपको। बॉयज एंड गर्ल्स, इज दैट अंडरस्टूड? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या नजर आ रही हैं भाई? साइंस के बच्चे और आर्ट्स के, सम आर बॉयज सम आर गर्ल्स। बॉयज में कुछ हिंदू और कुछ नॉन हिंदू, गर्ल्स में भी हिंदू एंड नॉन हिंदू होंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? आप बस मेरे को एक चीज बताएंगे, ये पैराग्राफ पढ़ के चीजों को समझना आसान है बच्चों, और बाय लुकिंग एट द टेबल थिंग्स आर इजी। लुकिंग एट द टेबल। तो मैं अभी के लेक्चर में तो आपको बस यही बात समझाना चाहता हूं कि जब भी आप टेबल देखकर कोई भी चीज बनाए बच्चों,
तो वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा, आपके लिए उसको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सिर्फ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही है सबको, तो सिर्फ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बच्चों यू वर शोन दिस प्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखिएगा, इसको देखना बहुत ही अट्रैक्टिव है आपके लिए। कंपेयर करना बहुत आसान है कि भाई बॉयज आर मोर इन कंपैरिजन विद गर्ल्स। साइंस में बॉयज कम हैं और गर्ल्स ज्यादा, आर्ट्स में बॉयज ज्यादा हैं और गर्ल्स कम। छात्र नेता बनते हैं, सुना है छात्र नेता इन? नहीं सुना ना, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? टोटल हिंदू बॉयज आर लेस बट टोटल हिंदू गर्ल्स आर मोर। प्रखर जी जानवर की तरह अगर भौंक चुके हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे दें, नहीं तो अगले टर्न पे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया था। समझ में आ गया? और अगर किसी घर में कुत्ता उत्ता भाग गया हो तो आप पट्टा खरीद लीजिए, बस जानवर यहां से सप्लाई किया जाएगा फ्री में। ओके, तो ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो मेरे साथ साथ चैनल पे और भी लोग फेमस हो, अच्छी बात है भाई। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों? तो इफ दिस इज नॉट ड्रॉन, क्या आप कंपैरिजन वगैरह कुछ कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए आ जाइए, सिटी ऑफ टिम्बकटू। ये सेम सिटी ऑफ टिम्बकटू का इलस्ट्रेशन मैंने आपको शीट में प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों, नजर आ रहा है? बच्चों नजर आ रहा है? एरिया, इनहैबिटेंट, हैबिटेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन, अनइनहैबिटेड नजर आ रहा है? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई बच्चों? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब फिर से वापस से इसे देखते हैं, टिम्बकटू की कहानी क्या बोलती है बच्चों। सिटी ऑफ टिम्बकटू में 3 तरह के एरियाज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर अर्बन एंड रूरल एरिया। चेक करिए बच्चों, 3 डिफरेंट एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्बन एंड व्हाट चिल्ड्रन? रूरल एरिया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चला जाए आगे, मूविंग अहेड चिल्ड्रन। एक सर्वे किया गया हाउसिंग कंडीशंस का, पता लगा टोटल बिल्डिंग्स कितनी है वहां पे? 6,77,100, जिसमें से 1,76,000 तो रूरल एरिया में है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 6,77,100 टोटल बिल्डिंग्स है, जिसमें रूरल एरिया का टोटल कितना है बच्चों? 1,76,100। आर पीपल गेटिंग इट? हमने क्या किया? तो बहुत बार आपको काट पीट के इसको डिजाइन करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप एक्सेल शीट बनाते हैं तो आपको पहले सोचना पड़ता है ना भाई, क्या रहेगा वर्टिकली और क्या रहेगा हॉरिजॉन्टली। वही काम हम यहाँ पे करते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड भाई? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ऑफ द बिल्डिंग्स इन अदर अर्बन डिस्ट्रिक्ट, 3 बिल्डिंग थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, एक रूरल में और तीसरी कहां पे? अदर अर्बन में। 4,06,000 इनहैबिटेंट है और 4,500 अंडर कंस्ट्रक्शन है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 4 लाख कितनी थी? 6,400 इनहैबिटेंट और 4,500 अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर टोटल आपको पता है, ये पता है, ये पता है, तो डिफरेंस आपको हैबिटेंट या अनइनहैबिटेड में से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। फर्दर इट सेज व्हाट चिल्ड्रन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में 4,000 बिल्डिंग्स इनहैबिटेंट है, 500 अंडर कंस्ट्रक्शन है और टोटल कितनी है? 61,600। चेकआउट हाउ हैव वी रिटन दिस चिल्ड्रन? एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में 61,600 टोटल बिल्डिंग्स थी, 4,000 इनहैबिटेंट है, 57,100 हैबिटेंट है और 500 अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर आपने इसको नहीं भरा, जरा इन तीनों को एक बार जोड़ लीजिए बच्चों। 57,100 प्लस 500 कितना होता है? 57,600 प्लस 400 हो गया 61,600। तो जब ये तीनों चीजें क्वेश्चन में दी हैं, टोटल टैली कर गया, मतलब अनइनहैबिटेंट वर 0। समझ में आया ये कैसे बनता है? तो आपको अभी ये नहीं समझना है कैसे बनता है, ये तो आप समझ चुके हैं। आपको सिर्फ ये समझना है हाउ सीइंग टू द ऑर्गेनाइज्ड डेटा इट इज अट्रैक्टिव, यू कैन कंपेयर इट। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आती हैं। पैराग्राफ आपके लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं होगा, बट ये यूजफुल होगा। सामान खरीदते हो बाजार से, अगर इंग्रेडिएंट्स बॉक्स में लिखे रहें
कितना किस में कैलोरी है तो समझना आसान है, बट अगर कॉमा लगा लगा के लिखा हो तो समझना बहुत मुश्किल है। पीपल अंडरस्टूड दिस? किसी बुक का टेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, बट अगर वो हेडिंग्स में डिवाइड हो जाए तो उसको पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। सर ये तो वही बात हो गई, किसी को ठिकाने लगाया, पूरी बॉडी एक साथ कैसे लेके जाएं, टुकड़े टुकड़े करके कुकर में भर दें। ये उसमें देख रहा था एक बार मैं, वो था ना क्राइम पेट्रोल, या पेट्रोल ही डाल दो। चले आगे, चले बच्चों आगे। तो एक अच्छे क्लासिफिकेशन की, गुड क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। देखिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्या ये कॉम्पोजिशन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है चिल्ड्रन? नो, इतना बड़ा पैराग्राफ है, बट दिस बिकम्स इन शॉर्ट व्हाट इज कॉल्ड एज वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब छोटा बम बड़ा धमाका। सुनाई पड़ी बात? जय गुप्ता जी भौंक चुके हो तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे दें। ये जब से सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दिया है, ये क्लास में 2 लड़के पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं, शादी ब्याह पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। क्लैरिटी होती है व्हेन यू सी टू इट। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब घर में जीनियस? नो। होमोजेनिटी का मतलब अ कॉलम शैल रिफ्लेक्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कॉलम में किस तरह के घर आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन। इस कॉलम में किस तरह के नजर आ रहे हैं? हैबिटेंट। इस कॉलम में घर बने हैं बट वहां रहता कोई नहीं है। समझ में आ गया? ये क्या है सर? रहना ही नहीं चाहता कोई, हॉन्टेड प्लेस है, हॉरर हाउस। कुछ बच्चे तो घर चले जाते हैं, हॉरर हाउस बन जाता है वो। चलिए, इतनी बातें समझ में आई गई बच्चों? नहीं समझ में आई? व्हाट इज सुटेबल, द पैराग्राफ और द टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट आई शोड यू? वेरी गुड। ज्यादा स्टेबिलिटी किस में नजर आएगी इन्वेस्टिगेटर को? इस तरह के पैराग्राफ में जिसको एडिट करके 2-3 लाइन चेंज करना आसान है बच्चों, या ज्यादा सुटेबल ये है जिसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? बताइए बच्चों, व्हाट इज मोर सुटेबल, दिस और दैट अंग्रेजी का पैराग्राफ बच्चों? टैबुलर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बातें भाई? पक्का? ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपको जो मैंने हैंड रिटन, सॉरी, जो प्रिंटेड पीडीएफ नोट दिए हैं उसमें सब लिखा है। आप अगर साथ साथ लिखना चाहें अपनी प्रैक्टिस के लिए, लिखेंगे तो याद भी होता रहेगा, आप लिख भी सकते हैं। चलो आगे। सर इलास्टिक का मतलब वो पेंट में जैसे इलास्टिक लगा होता है, नाड़ा नहीं होता? अरे नहीं भाई, इलास्टिक का मतलब आप अपनी नीड के हिसाब से जिस तरह की स्टडी आपको कैरी आउट करनी है आप चेंज कर सकते हैं। मैं उसका भी एक धमाकेदार एग्जाम्पल देता हूं। मैंने जो डेटा डिजाइन किया बच्चों, इनहैबिटेंट, हैबिटेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन, ये ऊपर लिखा, और एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन और रूरल साइड में लिखा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन और रूरल ऊपर लिख सकते थे, हैबिटेंट, इनहैबिटेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन साइड में लिख सकते थे। आपको जिस तरह का कॉन्सेप्ट इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट चिल्ड्रन? पक्का समझ में आ रहा है ना सबको? कंफर्म? चलिए, पढ़ा तो आपने 9-10 में भी ये होगा, बट चैलेंज इज दिस कि इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, निपटाने वाली पढ़ाई की होगी आपने। चलिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? एनिमल किंगडम याद है बायोलॉजी का? ये वेल मछली जो होती है और जो हम जैसे इंसान होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? सर मामा जी, मैमल्स। दे डू नॉट ले एग्स, दे डायरेक्ट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बट ऐसा कुछ लोगों के बीच में नहीं होगा। प्रखर जी जय भाई, सीधे बैठे जरा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पॉसिबल ही नहीं है, पोपड़े में बात गई, कुछ जिंदगियां भी बर्बाद होने से बच जाएंगी। बट ये जो आपका मेढक होता है ट्र ट्र करता है, और ये जो कुछ मगरमच्छ टाइप होते हैं, ये हवा में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी। इनको क्या बोलते हैं? मैं तेरा एम्पलीफायर। ये एम्फीबियंस होते हैं, मैं तेरा एम्पलीफायर नहीं होते, वो तो गाना था। समझ में आ गया? तो वैसे ही बच्चों हमारा बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन है, हम अगर टेररिज्म कंट्री वाइज एनलिस्ट कर दें, किस देश में क्या सो कॉल्ड टेररिज्म का चार्ट है, कंट्री वाइज लिस्ट किया, तो क्या बन जाएगा? ज्योग्राफिकल।
अगर हमने ईयर वाइज 1981, 1991, 2010 ये बना दिया तो इट इज क्रोनोलॉजिकल। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है और एक्स और वाई बस दो क्लासिफिकेशन है तो सिंपल, और अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो मैनीफोल्ड। सर हम सोचते थे आदमी को फोल्ड कर दिया जैसे जादूगर सिकंदर के शो में, आधा कट के उधर चला गया, आधा वो मैनीफोल्ड हो गया। तो ये जो मेरा क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रहा है बच्चों, अगर मैं सिर्फ फैमिली और इनकम लेता तो ये सिंपल हो जाता, बट मैंने फैमिली के साथ ये अबंडेंट क्लासिफिकेशन कर दिया, ये क्या हो जाएगा, मैनी फोल्ड हो जाएगा। ये नहीं मैनी कपड़ा आर बीइंग फोल्ड इन द धोबीज होम, ये मैनी फोल्ड है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। और सॉरी चिल्ड्रन, एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने क्वांटिटेटिव बोल दिया। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, अगली, पगली, ये सब क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव। हाइट नंबर्स में हो सकती है, किसमें हो सकती है, हाँ सर किसी का 2.5 किलोमीटर है, किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट होता है इसलिए मीटर और सेंटीमीटर में चलता है, दैट इज क्वांटिटेटिव। तो स्कूल में एक चार्ट लगा, बच्चों का नाम था और परसेंटेज था। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। किसी बच्चे का नाम एकदम नीचे था, प्रखर मिश्रा जी सुन रहे हैं ना ध्यान से, और उसने क्या किया, रात में क्या चार्ट उल्टा लगा दिया, समझ में आ गया, चार्ट उल्टा लगा दिया, खोपड़े में बात गई। तो दिस इज नोन एज विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव। तो जब नंबर्स के फॉर्म में होगा तो क्वांटिटेटिव, कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो इट इज क्वालिटेटिव, डेट वाइज होगा तो क्रोनोलॉजिकल, और लोकेशन वाइज, कंट्री वाइज, एरिया वाइज होगा तो ज्योग्राफिकल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। प्रयागराज सिटी में कुंभ मेला लगता है, डिस्प्ले होता है सेक्टर 6 में, किसका पंडाल नजर आएगा, सौरभ बाबा पंडाल कहाँ है, सेक्टर 29 में। कहाँ है सेक्टर 29, ये भी लगेगा 20 साल बाद। कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, ज्योग्राफिकल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। बच्चों के स्कूल में मार्क्स स्लिप होती है, मार्क्स लिखे होते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, हाँ दैट इज क्वांटिटेटिव। रैंक जो बनती है, फर्स्ट कौन आया, सेमी ढपोड़ संघ, सेकंड कौन आया, सुपर ढपोड़ संघ, दैट इज क्वालिटेटिव। लॉजिक समझ में आ गया। कभी आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में गए हो या किसी ऐसी जगह पे गए हो जहां बताया जाए किस ईयर से किस ईयर में कौन प्रिंसिपल था, पार्लियामेंट में चले जाइए कब से कब कौन प्राइम मिनिस्टर था, सब लिखा होता है ना, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। पुलिस हेडक्वार्टर्स में चले जाइए, डीजीपी इस ईयर से इस ईयर कौन था, इस ईयर से इस ईयर, इस ईयर से इस ईयर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रोनोलॉजिकल। खोपड़े में बात गई बच्चों, खोपड़े में बात गई। ज्योग्राफिकल का एक और भी नाम है कॉल्ड एज स्पेशियल या स्पेटियल, स्पेशियल या स्पेटियल। आप स्पेटियल जरूर याद रखिएगा, नहीं तो स्पेलिंग स्पेशियल की ऐसे लिख के चले आएंगे कुछ लोग, क्योंकि ई रिक्शे की स्पेलिंग लोग ई रिसिया लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ज्योग्राफिकल बोले या स्पेशियल बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ भी यूपी नाम हर जगह चलाता है। बाइसिकल्स की सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहां पे है, पंजाब, उससे ज्यादा कम सॉरी हरियाणा, और उसके बाद यूपी। तो हमने यहां पे किस बेसिस पे डेटा क्लासिफाई किया चल रहा है, ज्योग्राफी के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। लॉजिक इज गोइंग वेल और नॉट। तो आप अपनी कॉपी में झटपट लिखें ज्योग्राफिकल और तुरंत ये एग्जाम्पल कॉपी कर लें। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, भाड़ में गया एरिया वाइज। सिर्फ दो बातें याद रखिए, नंबर्स आर विजिबल और नॉट, आप इसे क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं। सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, तीसरा है ही नहीं, सिंपल हो गया ये, व्हाट, सिंपल। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल कहां पे है, पंजाब, एंड लोएस्ट कहां पे है चिल्ड्रन, हरियाणा। और तीसरा इंटरमीडिएट कहां पे है बीच में, यूपी। ये हो गया क्वालिटेटिव, क्या हो गया, क्वालिटेटिव। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, नहीं समझ में आया। मम्मी से आपने पूछा बड़ी बढ़िया साड़ी पहनी आज आपने, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मम्मी क्या बोली, 4,000 रुपए की है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। पापा बोले हम ही तो लाए थे जब कनाडा गए थे, क्रोनोलॉजिकल। दादी माँ बोली अरे बेटा किसका है, इतनी अच्छी पसंद किसकी है,
तो क्वालिटेटिव हो गया। समझ में आ गया? पूरी खिचड़ी खिला दी मैंने आपको, झटपट लिख लीजिए। लोगों को नजर आ रहा होगा बिलो दिस व्हाट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। चिल्ड्रन, ग्राफ में आपको ये डंडे नजर आ रहे हैं, ये सब आपका अगला चैप्टर जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसमें इसका हम जिक्र करेंगे, बट मैं साथ साथ आपको बताता हूं क्योंकि ग्राफ पे बनाया गया है तो ये ग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अगर प्लेन पेज पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन। व्हाट? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। डंडों के बीच में गैप है कि नहीं है? है। अगर गैप नहीं होता तो आप इसे बोलते फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि गैप है तो आप इसे क्या बोलेंगे? बार डायग्राम या बार ग्राफ। बार ग्राफ तब बोलेंगे जब ये ग्राफ पेपर पे है, बट स्कूल वाले तो गरीब हो गए, अब ग्राफ पेपर तो आपको देंगे नहीं, अब आपको नॉर्मल पेज पे ही बनाना पड़ेगा, तो आप उसे बार ग्राफ नहीं बोलेंगे, बार डायग्राम बोलेंगे। समझ में क्या? गोबर गोबर तभी तक होता है जब तक उसको इकट्ठा करके कंडी ना पाटी जाए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, क्रोनोलॉजिकल। कौन सी पिक्चर लगी थी शाहरुख खान की जब मैं क्लास 10th में था? सर ये वाली। जब मैं 11th में कौन सी पिक्चर लगी थी? ये वाली। जब मैं 12th में कौन सी पिक्चर लगी थी? नालायकों को पिक्चर याद है? अभी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछ लो, बैंड बज जाएगी उसमें। क्रोनोलॉजिकल। ईयर नजर आ रहा है बच्चों? सेल्स नजर आ रही है? हाईएस्ट सेल किस ईयर में है? 2019 में, क्वालिटेटिव। लोएस्ट सेल किस ईयर में है? 17, क्वालिटेटिव। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हेडिंग डालने क्रोनोलॉजिकल और झटपट सिर्फ ये टेबल कॉपी कर ले। चलन, मैं चलता हूं, इसी के बाद आपको समझाता हूं व्हाट इज क्वालिटेटिव। अगर आपने किसी ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इन सब का डेटा रिफ्लेक्ट किया, कोई क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, रिलीजन और ऑक्यूपेशन में तो नंबर नहीं आ सकता ना, आईक्यू में सिवाय नंबर के और कुछ आएगा ही नहीं। 100 नंबर का आईक्यू टेस्ट था, किसी का 70, किसी का 90, किसी का 50, कुछ भी आया होगा। तो अगर आप बोल रहे हैं सर आईक्यू का नंबर तो रहेगा ही रहेगा, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव। बट आईक्यू इटसेल्फ इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ इंटेलिजेंट ही और शी इज, सॉरी ही इज, शी इज ऑलवेज इंटेलिजेंट, तो कोई शक ही नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव माना जाएगा। बट क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर के फॉर्म में है तो ये क्वांटिटेटिव भी माना जाएगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? तो आपको 2 नंबर 3 नंबर का फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईक्यू लेवल ऑफ अ पर्सन कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन reflecting the level of intelligence, so it can be described as a qualitative classification. But because all psychometric tests, psychological tests for the measurement of intelligence, that is quality of an individual, gives the answer which is represented in forms of number, so it is, sorry, in the form of number, so it is called as quantitative. समझे बात को या नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? सबने क्रोनोलॉजिकल लिख लिया बच्चों? नहीं नहीं नहीं, अब ध्यान दीजिए, हमारा फोकस किस पे है? ईयर पे, तो ये क्रोनोलॉजिकल हो गया। इस पे फोकस होता तो क्वांटिटेटिव। यहां पे मैं लिख देता रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स एंड विप्रो, तीनों कंपनीज के नाम, और फिर सेल लिखता, तो ईयर गया भाड़ में, तब तो कंपनी और सेल से मतलब है, तब क्वांटिटेटिव होता। बट ईयर पे फोकस है तो क्रोनोलॉजिकल हो गया। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ गई बात? चलिए चला जाए आगे बच्चों। सबने लिख दिया क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटेटिव, 2 बातें मैंने आपको बता दी, सिर्फ अगर आप कोई 2 पैरामीटर्स ले लें तो इट इज कॉल्ड एज सिंपल, मोर देन 2 हो गया तो इट इज मैनीफोल्ड। वापस आते हैं अपने कॉम्पोजिशन पे और आपको दिखाते हैं, अगर मैं एरिया के साथ इनहैबिटेंट ले लूं बस, एरिया के साथ हैबिटेंट ले लूं बस, तो सिंपल है। जहां ये एक से ज्यादा हुआ इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? मैनीफोल्ड। इट बिकम्स व्हाट? मैनीफोल्ड। एम्प्लॉयमेंट में वर्किंग नॉन वर्किंग हो गया, रूरल एरिया है, ये सिंपल है, रूरल में मेल अलग कर दें, फीमेल अलग कर दें। फिर मैं दिखा देता हूं आपको, रूरल में एक कैटेगरी बना लें मेल्स की बच्चों और एक बना लें फीमेल्स की, अर्बन में भी एक मेल और एक फीमेल, मेल में 3 कैटेगरीज बना लें,
लेटस से 2 बनाते हैं पहले, चलो फिर तीसरी पे आऊंगा। मेल में 2 कैटेगरीज बना ले हम, एक कर दें अडल्ट और एक कर दें नॉन अडल्ट। अडल्ट में एक कर दें अबव 60 और एक कर दें बिलो 60। नॉन अडल्ट में भी ये अबव बिलो 60 वाले तो आ ही जाएंगे, बट अडल्ट में जो भी होंगे वो 18 से ऊपर या 18 से कम। तो व्हाट आई डिड, सिर्फ रूरल और अर्बन है तो इट इज कॉल्ड एज सिंपल, मेल फीमेल हो गया, अडल्ट नॉन अडल्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, मैनीफोल्ड बन जाएगा। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया पक्का? तो रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट पूछता है सर वेज नॉन वेज क्या खाएंगे, आपने कहा आज मंडे है, शिव जी का दिन है, वेज ही खा लेते हैं, क्या पता सांस वहां से डंक मार जाए आके, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, तो ये सिंपल हो गया। आपने कहा वेज, अच्छा सर वेज में क्या, पनीर या मशरूम, अच्छा मशरूम, सर मशरूम में क्या, बटर पनीर मशरूम, नॉर्मल मशरूम, कढ़ाई मशरूम, कड़छी मशरूम, चम्मच मशरूम, पुड़िया मशरूम, जुबा केसरी मशरूम, सफेद पुड़िया मशरूम, सर मशरूम की बहुत वैरायटी है हमारे पास, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, मैनीफोल्ड। सुनाई पड़ रहा है, लोग परेशान तो नहीं हो गए भाई, परेशान तो नहीं हो गए लोग, और परेशान हो भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। चलिए, अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज मैनीफोल्ड, समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड। चलिए चला जाए आगे, आई होप सो, जैसे जैसे बोल रहा हूं साथ साथ आप लिख भी रहे हैं। चलो भाई, ये देखिए आ गया मजेदार, स्किल्ड और अनस्किल्ड सेवा समाप्त इसके बाद। अरे क्लास की सेवा समाप्त नहीं, बस टॉपिक में और कुछ आगे मैं आपको बताने से पहले रुक रहा हूं। ये क्या हो गया, सिंपल। स्किल्ड में भी लिटरेट एंड इलिटरेट, लिटरेट में भी रूरल एंड अर्बन, इलिटरेट में भी रूरल एंड अर्बन, ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, मैनीफोल्ड। कहां भाग गया भाई, कंटेंट कहां चला गया, आ गया, मैनीफोल्ड। अनस्किल्ड में भी लिटरेट है और इलिटरेट, रूरल एंड अर्बन। लॉजिक समझ में आया? तो आपके दादाजी से किसी ने पूछा आपकी कितनी संतानें हैं, 3, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। सिंपल, आपके परिवार में कौन कौन है, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और एक बेटी, फिर बेटे की 1 वाइफ, बड़े बेटे की 1 वाइफ और बेटी की 1 हस्बैंड, फिर सबके आगे, बस 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 इतना नहीं जानना है, सिंपल क्लासिफिकेशन चाहिए, मैनीफोल्ड नहीं चाहिए। मम्मी से कभी कभी शादी ब्याह में गए, साहब पूछे ये कौन है, ये वो जो तुम्हारी मौसी जी है ना, मौसी जी के जो ससुर साहब है, उनके जो साले हैं, उनके जो भतीजे हैं, उनकी बहू की छोटी बेटी की देवरानी है ये। मम्मी ने कौन सा क्लासिफिकेशन समझा दिया, सुपर मैनीफोल्ड। बस इतना बताइए, पैर छूना है कि नमस्ते करनी है, सिंपल क्लासिफिकेशन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिए, एज आई सेड सिर्फ हेडिंग डालनी है। लेफ्ट साइड में एनुअल प्रॉफिट नजर आ रहा है, 0 से 1 लाख 5 बिजनेसेस का प्रॉफिट था, कितना बच्चों, 0 से 1 लाख कितने बिजनेस का प्रॉफिट है, 5। 1 लाख से 2 लाख कितने बिजनेसेस का प्रॉफिट है, 150। 2 लाख से 3 लाख 1500, 3 लाख से 4 लाख 800, 4 लाख से 5 लाख 400 और 5 लाख से ऊपर 200। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, क्वांटिटेटिव। ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिख के आइएगा एग्जाम में, ताकि टीचर कहीं काट ही ना पाए। अगर आपने यहाँ पे ईयर का प्रॉफिट दिखा दिया, फिर टीचर से गैया भैंस आप करेंगे, मैडम डिजिट तो है तो क्वांटिटेटिव बनाइए, मैडम कहेगी बेटा यहाँ पे तुमने ईयर लिख दिया तो ये बन गया क्रोनोलॉजिकल, वहां नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए एग्जाम्पल गलत मत लिखिएगा, बी वेरी 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 स्पेसिफिक। इज दैट अंडरस्टूड? तो हेडिंग डाल लीजिए क्वांटिटेटिव और ये 3-4 लाइन का एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलो, नो सर। तो सबको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मैनीफोल्ड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सब समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है समाप्त।